आज में आपने जो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अभी आपने बोला कि मैंने बाजारों के लिए मशीनें दी, इसको भी भाई ने कोई दी है, दिल के टुकड़े करके आंसुओं में बह चले हमारे। बताओ ये बात है क्या? ये महापौर बनी, मेरी दोस्त बनी और मुझे आज पता लगा कि हमें मशीन दी नहीं, तो क्या महापौर थी बताइए आप। एक बात भी आप देखिए, ये देखिए आपको महापौर महोदय ये तो याद होगा आपको, 10 आपने वायदे किए थे। आप पढ़ के देख लें, अगर एक भी वायदा आपका पूरा हुआ हो तो। मैं आप ही के बीच की थी, अब इधर आई हूँ, लेकिन इसको मैंने बहुत संभाल के रखा होगा, क्योंकि ये जनता को किए हुए वादे आपके जो इतना बुरा हाल है। मैं समझती हूँ कि हमने अपने टाइम में इतने शौचालय बनाए, इतने यूरिनल बनाए, आज वो सब टूटे पड़े, बुरी कंडीशन में है, लोग अंदर जा नहीं सकते। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप 10 मिनट उस यूरिनल और टॉयलेट के बाहर खड़े होते तो आप बेहोश हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा शीश महल से पैसा बच के इधर भी आ जाता तो हमारा भी शौचालय बन जाता। आज हमारे यहाँ भी टॉयलेट बन जाते, यूरिनल बन जाते। भाई देखो ऐसे महापौर महोदय, मैंने फिर से कहा आखिरी मौका, पहला मौका आपका, आप उधर 1 2 3 कर दें, ये नहीं कर रहे, मेरी तरफ ध्यान देने किधर बोल रहे? नहीं ये किधर? मैं ऊपरी देख रहा हूँ। नहीं आप नीचे उंगलियों से उंगली तो मैं ऊपरी देख रहा हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो महापौर महोदय आप समझिए मेरी बात, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। महापौर जो होता है ना, वो एक पिलर होता है निगम का, जिस तरह से आयुक्त महोदय होते हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छा बजट भाषण अपना पेश किया, आयुक्त महोदय आज नहीं है उस चीज पर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक भी मीटिंग करके अधिकारियों से ये कहा कि हमारे काउंसलर एक वैल्यू रखते हैं। आपके आधे से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो फोन उठाते नहीं हमारे काउंसलर्स के, और आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो बाहर इंतजार कराते हैं काउंसलर्स को, वो अंदर आने नहीं देते, और अगर अंदर चले जाओ तो ऐसे शो करेंगे जैसे उनके पास बाढ़ आई हुई है काम करने की, जबकि काम धाम कुछ नहीं है, बजट ही नहीं तो काम उनसे कहना नहीं चाहिए। पहले माफी मांग हमारे बेचारे जो अंदर और बाहर खड़े रहते हैं हमारे लोग, हमारे साथी जितनी मेहनत ये करते हैं ना, मैं समझती हूँ कि हमारे अधिकारी 1% भी मेहनत नहीं करते। एक तो इतनी लंबी चेन बनाई हुई है, एक फाइल को भेजने में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतने में फाइल कहाँ चली जाती है, तब तक अगला इलेक्शन आ जाता है। तो हमें अभी बहन बोल रही थी हमारी दोस्त कि 75 लाख किया जाए, हमने तो 1 करोड़ भी दिया हुआ, 2 करोड़ भी दिया हुआ है भाजपा के राज में। यहाँ से 2 करोड़ का बजट भी हमने लिया हुआ है, पार्षद का 2 करोड़ का बजट था जो 25 लाख पे सिमट गया। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपने ये आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपकी पार्टी के हेड थे, इन्होंने कहा था हम जानवरों के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको पता है इतने सालों से कुत्तों को स्टरलाइज करने का 1000 रुपया दिया जाता है। 1000 रुपया देते देते मेरे को लगता है दिल्ली के हजारों रुपए खा गए, लेकिन कुत्ते स्टरलाइज नहीं हुए आज तक। आपके निगम के ही हेल्थ ऑफिसर में गई मैं, वो जो उनका स्टोर होता है, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, वहीं पे कुत्ते ने इतने बच्चे दिए थे कि पैरों में कुत्ते घूम रहे थे। आप सोचिए कि आपके अधिकारी कहते हैं स्टरलाइज कर दिए, और एक आपका सीनियर अधिकारी क्या बोल रहा है कि हमें 80% स्टरलाइज करने की अनुमति है, 20% का नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ब्रीड खत्म हो जाएगी। भाई यार ये तो कोई ऐसी कंट्री नहीं इसमें स्ट्रे डॉग हो, एक इंडिया है जिसमें स्ट्रे डॉग है, और खासतौर से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिसमें बच्चे सहमते हैं घर से बाहर निकलते हुए, बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, बच्चे खेलते नहीं, इतनी बुरी तरह से कुत्ते उनको बाहर करते हैं। तो क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं किया उनके लिए, खाली एक चिट्ठी दे दी खाली जनता को, जनता भी कहते रह गई। वो कहती है ना जनता भी बोलती रहेगी, इसलिए तो जनता ने भगा दिया इस बार। आप देखिए ना कि आप एक बात, आपका ध्यान उधर है, मैं तो सामने खड़ी हूँ, उसमें तो वो फोटो खड़ी होती है जब मरने के बाद फोटो लगती है। आप मुझे इधर देखिए ना, मैं इधर खड़ी हूँ सामने। आप कहते हैं कि आपके पास बजट नहीं है, बजट तो बहुत है, महापौर महोदय बहुत बजट है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने दाएं बाएं। आपके यहाँ हर रोड के ऊपर, हमारे इधर तो इस दिल्ली में हर रोड के ऊपर कम से कम 85 कैफे खुल गए, जिम पर जिम खुल रहे हैं, और क्या उनका रेवेन्यू आता है?
उनको लाइसेंस कौन देता है? उसके लाइसेंस की कितनी फीस आती है? आप ये तो कहते हैं सुझाव नहीं दिए, हम यहाँ बोल रहे हैं बजट में, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। और ना आप लोगों ने कभी आज तक ये बताया कि वहां से रेवेन्यू कहाँ जाता है। वहां से रेवेन्यू आपके इंस्पेक्टरों की जेब में जाता है, जो लाइसेंस देने में लोगों को भटकाते हैं। पहले मेरे आपसे एक सवाल और भी है, पहले आप मुझे एक बार ये बता दें, महापौर की सीट पे बैठते हैं, आपके पास बजट कितना है? नहीं महापौर, ऐसे नहीं होता है। हम बजट के ऊपर डिस्कशन करने थे तो फिर आप नीचे एक मिनट बजट जो है, अभी बजट की बुक्स आपके पास आई है, आप उनको पढ़िएगा तो सबका बजट लिखा है। आप अपना संबोधन जारी रखिए, आप चेयर को क्वेश्चन के तरफ मत लाइए, आप बजट जारी रखिए। महापौर महोदय, वो कहावत है ना, पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बजट है ही नहीं यहाँ पे, बजट है ही नहीं, तो बजट हमें मिलेगा कहाँ से? बजट तो है ही नहीं। कमिश्नर साहब के पास जब हम जाते हैं वो कहते हैं दिल्ली सरकार से तो पैसा ही नहीं आया, तो अब दिल्ली सरकार को हमने छीन ली, अब निगम हो रही है 1 अप्रैल से। महापौर महोदय, जितने शो मैं किसी के उसमें नहीं बोलती, प्लीज, मैं किसी के भी बारे में नहीं बोलती, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग भी बोलें। मैं को आप नहीं सिखाएंगे, मेरी जिंदगी बीत गई है, 47 साल से मैं सड़कों पर ही हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ महापौर महोदय, आपके बीच में जितने बड़े शोरूम है गाड़ियों के, उनकी सबकी गाड़ियां अंदर शोरूम में नहीं, रोड पे खड़ी होती हैं, जिसका कोई पार्किंग शुल्क नहीं, और वो भी सारा पैसा इंस्पेक्टरों की जेब में जाता है। और आज तक आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। रेवेन्यू तो आप लोगों ने खुद खत्म किया हुआ। आपके पास सारे साधन है पैसा लाने के, लेकिन वो एलसीडी में नहीं आ रहा पैसा, आपके इंस्पेक्टरों की जेब में जा रहा है। आपके बीच में कितने मैकेनिक हैं, मोटर मैकेनिक, कार से परचेज वाले, किसी का एक भी बता दिया अगर रेवेन्यू, आप लोग ये खुलासा क्यों नहीं करते कि हमें एलसीडी से कितना, एलसीडी कितना रेवेन्यू दे रही है? हमें भी तो पता होना चाहिए हमारे इलाके में कितना कार पार्किंग और कार एक्सेसरीज की इतनी दुकानें हैं कि लाइन लगा के मुझे लगता है हजारों में, और जो बाजार तय बाजारी के 700 के नंबर में लगते थे बाजार, वो आज हमारे कम से कम 2-2.5 हजार बंदे हमारे वहां पर तय बाजारी में बैठते हैं। तो उसका डाटा कौन देगा? आपने तो कह दिया कि आप इसमें पढ़िए, जो आप पेपर काले करने के लिए महापौर महोदय, अभी आपके जो दूसरे महापौर आएंगे ना, फर्स्ट वाले, उनको जरा बताइएगा कि जो पेपर काले करके किसी काउंसलर को कुछ नहीं मिलता, हम पेट्रोल अपना फूंक के आते हैं, ड्राइवर हमारा है, काम हम अपने पास से भी करते हैं, लेकिन हमें यहाँ से कभी कुछ नहीं मिलता। उसके बावजूद हम यहाँ पर आते हैं, हाउस में चल के, नतीजा क्या होता है? 0% सन्नाटा, उठ के आप लोग भाग जाते हैं। मैंने अभी पहली पंक्ति कही ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, तो दिल नहीं, आप भाग लेते हैं। जिसने इशारा किया आप भाग लेते हैं, क्योंकि हम क्या बेवकूफ है जो अपने घरों से उठ के 2-3 घंटे लगा के आते हैं? हाउस चलाना आपका फर्ज बनता है। आपके लोग, आपने राजा इकबाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने बोल गए, आप महापौर इनके नहीं है, महापौर अब दिल्ली के सारे काउंसलर्स के, आपका जाना नहीं बनता था राजा इकबाल जी के। मैं कहती हूँ यहाँ डांट देते हुए कमिश्नर साहब की कि वो हिले नहीं आ सकते, जबकि आपके इशारे उनको भी थे कि आपको उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए भैया? कमिश्नर वो निगम के हैं, तो हमारे राजा इकबाल जी अगर विपक्ष के लीडर है तो उनका भी बैठना बनता था और महापौर का बैठना भी बनता था। अगर इस तरीके से आप लोग काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से काम कैसे होगा बताइए? आपने एक बार भी हम लोगों को बजट नहीं दिया, एक बार भी। हमारे वर्क डिपार्टमेंट में गाड़ी नहीं है, सिविल डिपार्टमेंट एक मेन डिपार्टमेंट जिसमें गाड़ी नहीं है हमारे पास, ये है हमारी कॉर्पोरेशन। सीमेंट नहीं है, बिजली नहीं है, कौन सा पास करते हैं यहाँ पर? आज तक ट्रेन नहीं बन पा रही हमारी कोई, दिल्ली का क्या सुधार करेगा? निगम सर एक और एजेंसी है जो ग्राउंड से लेकर आसमान तक हम करते हैं काम, जीवन से मृत्यु तक। आपने ऑनलाइन हमने किया हुआ है, और आपके टाइम में आपका सबसे बड़ा मुद्दा था कि भ्रष्टाचार मिटाइए। आज एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, लोग भटकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता, लोग भटकते हैं बिना रिश्वत के। आपके जितने जोड़ के आपके ऑफिसर ना, उनके बाहर ही दलाल बैठे हैं जो डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। ये है कॉर्पोरेशन। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ महापौर महोदय, इस तरीके से काम नहीं चलता। हम अगर यहाँ आते हैं तो हम अपना बेशुमार कीमती समय देते हैं, पब्लिक के जवाब देंगे। मुझे पता है आपका ध्यान बैठ की तरफ जा रहा है, बैठ की तरफ नहीं जाएगा, हम भी रोज आते हैं। आपने उस दिन जब रात को बिठाया था, आज भी बिठा लीजिएगा, हम बैठने के तैयार है, लेकिन बोलेंगे सब कुछ। अब क्या
क्या मेरे को लग रहा था बड़े तंग हो के उन्हें इशारे की वेट करे, शायद इशारा नहीं करेंगे, मुझे पता है। आपके सोचने के लिए हाउस होता है, हम सब निगम पार्षद साथी हैं यहाँ पर, लेकिन काफी लंबी लिस्ट नेता पक्ष के माध्यम से भी और नेता सदन जी के माध्यम से भी है, उसमें से 30% भी अभी नंबर नहीं आए काउंसिलर से, और सभी इस उम्मीद से यहाँ पर बैठेंगे सबके नंबर आ जाए। कल मेरी बात है, कल होली का त्योहार है, काफी काउंसिलर्स को भी होली मिलन समारोह में जाना है, काफी कुछ काउंसिलर साथी ने टीका लगाओ, तो मेरा बस इतनी सी विनती आप सबसे है कि मुझे बैठने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ समय की सीमा बनाकर अपनी बातों को यहाँ पर रखा जाए। नहीं पर आप मुझे ये बताएं, होली तो पहले पता थी होली आएगी क्या? ये तो पहले पता था, तो आज का दिन रखना चाहिए था आपको, और रखा है तो फिर आप होली ही मना के जाएंगे, लेकिन आप तो जाने देंगे चाहे आपको जीते लाके भी। आप ये सोचिए ना, हमें तो रोज मौका नहीं मिलता बोलने का, और ये 2 साल में तो शुरू में तो फिर भी बोल रही है, तो बोल रही, और तो मुझे भी देखा कि बोलते हुए, लेकिन मैं तो बोलती नहीं, तो महिला में सबसे पहले नहीं बोली हो भाई, 1 मिनट, इन चीजों से कोई फर्क नहीं। आपस में वो ना करें, आप ये तो संबोधन करें और अपनी बात करें। माँ को होते हैं, बात तो रखी हुई हूँ, बात ही तो करने आई हूँ, बात में से बात ही तो निकलती है कि माँ को की बात सामने देखकर इशारे में चलती है, और हम ये देखकर कह देते हैं इशारों में बात करने वाले, ये हुनर तुमने सीखा कहाँ से। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो ये काम की हो रही है, क्या घर की बात कर रही हूँ मैं, तो घर की एक भी नहीं की, मैं स्टेट बोर्ड का बोला तो पब्लिक के बोले, मैंने शौचालय बोला तो पब्लिक के कौन कह रहे कि मैं घर की बात कर रही हूँ, किसी को सुनाई नहीं दिया। मैं कभी भी इतने 20 साल में किसी के बीच में नहीं बोली आज तक, और मेरे बीच में कोई बोले मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब मैं आपको नहीं बोलती तो आपको नहीं बोलना चाहिए। महापौर महोदय, क्या हमारे बीच में हमें सप्लाई का सामान भी नहीं मिलेगा? सीमेंट नहीं, जीपी नहीं, कोई सामान नहीं है, तो बजट क्या है? मैंने इसलिए आपसे 2 शब्द में पूछा था कि हमारा बजट क्या है, आपके पास कितना बजट है? कुछ तो देंगे, कुछ तो देंगे। टिप्पर है, हमें कूड़े नहीं पड़ते, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, 6 टिप्पर के अंदर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए, इनको बढ़ाया जाए, टिप्पर बढ़ाया जाए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे कर्मचारी जो चले गए दुनिया से और जो रिटायर हो गए, उनकी जगह आप लोग चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी दें, क्योंकि सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, और कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे? पूरी बीट पे अगर एक आदमी कर्मचारी है तो कैसे संभव है कि वो काम कर सकता है? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बजट में इस प्रावधान को रखा जाए कि जितने भी जिम है, जितने हमारे बीच में कार मैकेनिक है, जितने भी कैफे हैं, जितने भी हमारे पास सेल परचेज वाले, इन सब का पार्किंग शुल्क लगाया जाए, और लाइसेंस तब दिया जाए जब इनके पास पार्किंग हो, विदाउट पार्किंग किसी को, क्योंकि किसी भी सड़क पे रोड खाली नहीं है जहाँ पे लोग पब्लिक में रोड में फंसे रहते हैं ट्रैफिक के अंदर। जब हमने उन्हीं का सारा ट्रैफिक रोड पे खड़ा कर दिया तो पब्लिक निकलेगी कहाँ से? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जवाबदेही बनाया जाए, और इंस्पेक्टर पूरा जवाब लिख के दे कितने लोग। और तीसरी बात है, आपको मेन जो मैंने जहाँ से शुरू की थी वही खत्म करूंगी, सुलाई करने वाले जो डॉग है उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई जाए, जो कि आपके अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, भेजता है जोन वाला और ऊपर से पेमेंट करता है सिविक सेंटर से, और लिस्ट कौन देता है? एनजीओ ऊपर, नीचे वालों का कोई पता नहीं। तो महापौर होते ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये बिल्कुल तालमेल नहीं आपस में। तो काउंसलर का खास हो गया, अधिकारियों का तालमेल में। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि सारे अधिकारियों का आदेश है कि काउंसलर एक से एक अहम है। ये जो देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, जितनी सीट मिलती है ना वो पार्टी के बेस पे मिलती है, लेकिन जो काउंसलर जीत के आते हैं वो अपनी छवि से जीत के आते हैं। तो उनके साथ इस तरह की खिलवाड़ ना किए जाए। सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वो पूरा टाइम में उनकी बात सुने और उन्हें इज्जत दे। थैंक यू। सवेरे घर से निकल जाते। कितना